मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं जीएस टीचर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जो है आप लोगों को मैं जियोग्राफी भूगोल का पार्ट बी जो है उसका क्वेश्चन आंसर 25 क्वेश्चन आंसर फिर से लेकर के आया हूं। 25 जो है मैंने ऑलरेडी दे दिया था आपको पार्ट ए और पार्ट बी। तो सोलर सिस्टम जो है कंप्लीट सोलर सिस्टम से टोटल 50 क्वेश्चंस आपको बना दिए। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ाते हैं उसका पीवाईक्यू कराने का प्रयास करते हैं, जितना हो पाता है जैसे जैसे समय मिलता है हम देते जाते हैं, अपने तरीका से प्रयास करके मेहनत करके आपको देते रहते हैं, यूजफुल जो हर एग्जाम के लिए है। और मैं ये बता दूं कि इसको मैं शुरू करने जा रहा हूं, आप ध्यान से बने रहिएगा शुरू से अंत तक। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी प्रकार का क्वायरी हो, अभी ऑफर चल रहा है, आप कॉल करके पता कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है ना। और हम लोग जितने सारे कोर्सेज का तैयारी करवाते हो सारे कोर्स के लिए जनरली आज के डेट में जीएस का यूटिलाइजेशन तो हर जगह जान ही रहे, एनडीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स हो, है ना, हर जगह आपका एफ कैट हो, हर जगह पूछना है, चाहे वो और भी अनदर जो भी नन डिफेंस कोर्सेज है उसमें भी। तो खैर आप देखिए, उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको ये करिएगा पूरा। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द बिग बैंग थ्योरी। अब आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर बिग बैंग थ्योरी है क्या। सबसे पहले जानना है कि बोलता है कि करीब, है ना, अरबों अर्थ मिलियन ईयर्स पहले क्या था कि पदार्थों के गोला में, है ना, मतलब जो बोल सकते हैं हम लोग कि जो मैटर के बहुत बड़े जो राउंड बॉडी में जो है ड्यू टू एक्सेस टेम्परेचर और प्रेशर जो है विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने के बाद जो है वो चलने लगा, वो फैलने लगा, जो कि आज भी बोलता है कि आज भी वो डायनेमिक है, गतिशील है। और ये सिद्धांत जो दिया गया और उसी से का परिणाम है कि आज सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह सब कुछ मिले। तो इसका जो बोलता है कि ये देने वाले जो बंदे थे उनका नाम क्या था भाई, है ना। तो उनका नाम का बात करता है तो उनका नाम था बेसिकली जॉर्ज लेमेटर। कहीं कहीं इनका नाम जो है लेमेटियर, लेमेंटर जो भी लिखता है, तो जॉर्ज लेमेटर, हाँ आप कह सकते हैं ना जॉर्ज। एक मिनट, अरे बाबा, है ना, जॉर्ज लेमेटियर, ठीक है ना, जॉर्ज लेमेटियर, ठीक है, यही हो जाएगा जॉर्ज लेमेटियर। तो बोलता है कि हु डेवलप्ड द बिग बैंग थ्योरी, इसी को महाविस्फोटक सिद्धांत बोलते हैं, इसी को द यूनिवर्स ओरिजिन थ्योरी बोलते हैं, है ना, ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत बोलते हैं, है ना। तो बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत किसने दिया, महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया, तो जॉर्ज लेमेटर। ठीक है, अगर नाम को लेकर के किसी को लग रहा होगा तो मैंने बोला है कि स्क्रीन पे सीसी आता है, एक टच करेंगे और उसको टच कर देंगे तो वो हिंदी में भी लिखाने लगेगा। बाकी मैं बाइलिंगुअल लेकर के आया हूँ आपके लिए मेहनत करके। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड में आ जाते हैं। Who was first astronomer to use a telescope to observe the Milky Way? बोला आकाश गंगा को का निरीक्षण करने के लिए दूरबीन का उपयोग करने वाला प्रथम खगोल शास्त्री कौन थे। अब देखिए, खगोल शास्त्री बोल रहा है, एस्ट्रोनॉमर जो भी बोल रहा है, और निरीक्षण दूरबीन का यूज कर दिया, तो दूरबीन से आपको याद आ गया होगा जिन्होंने उसका खोज किया था, दूरबीन का खोज करने वाले कौन थे, गैलीलियो। तो गैलीलियो महोदय जो है साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, इन्होंने ही जो है मिल्की वे आकाश गंगा का निरीक्षण करने के लिए दूरबीन का उपयोग करने वाले पहले ये कहे जाते, इन्हीं का नाम आता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, है ना। हु डिस्क्राइब फर्स्ट अबाउट सोलर सिस्टम, सौरमंडल के बारे में पहली बार किसने बताया, है ना, सौरमंडल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, कौन बताएगा जी, आंसर होगा कॉपरनिकस। आंसर क्या होगा, कॉपरनिकस ने बताया, आंसर विल बी कॉपरनिकस। चलिए नेक्स्ट आ जाइए हम लोग, है ना। 4 नंबर, ग्रहों की गति के नियमों की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ग्रहों की गति, ठीक है, तो इनका जो नाम होगा वो थे केपलर महोदय। इन्होंने ही ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया था, 3 प्रकार का इन्होंने बताया था, है ना, सिद्धांत बताया था, 3 थ्योरी बताया था कि ग्रह को जो है इन 3 थ्योरी के माध्यम से कि ग्रह जो है गति करते हैं, ये सारा चीज उन्होंने बताया था। हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, 5 नंबर, हाउ मेनी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कंसलेशन आर देयर इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में कितने आधिकारिक तौर पे मान्यता प्राप्त तारामंडल है। अगर तारामंडल की बात करें हम लोग कि मान्यता प्राप्त कितने तारामंडल है, तो अभी हम लोग लास्ट टाइम इसको देखा करते थे, तो लास्ट टाइम तक अपडेट था 89, लेकिन अभी रिसेंट अपडेट आया है 88, तो आंसर विल बी द 88। 88 जो है आंसर होगा तारामंडल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अगला, नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे, मंदाकिनी का निकटतम आकाश गंगा, हमारी मंदाकिनी हमारे मिल्की वे का निकटतम आकाश गंगा जो है वो कौन सा है जी, तो उसका नाम है एंड्रोमेडा। आंसर विल बी एंड्रोमेडा। हिंदी में इसका नाम कहीं कहीं देवयानी देता है, एंड्रोमेडा या देवयानी, बहुत जगह एंड्रोमेडा ही लिख देगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं जी।
बोलता है कि धूमकेतु जो कि धूमकेतु हैली, धूमकेतु का ही एक उदाहरण है हैली, का परिक्रमण काल क्या है, द रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ कॉमेट हैली इज क्या है भाई। तो इसको अगर हम लोग देखें तो बहुत जगह कुछ भी देगा अपडेट, लेकिन अभी रिसेंटली बता रहा है कि 76 ईयर। इसके बारे में कहता है कि लास्ट टाइम जो है ये 1962 में देखा गया था, 1962 में इसको देखा गया था, सॉरी 1986 में देखा गया था, और अगली बार 2062 में देखा जाएगा। आप माइनस प्लस करके देख सकते हैं, बिल्कुल है ना। चलिए तो आंसर क्या होगा इसका, 76 ईयर। नेक्स्ट आ जाते हैं 8 नंबर। सनलाइट टेक्स डैश टाइम टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में डैश समय लगता है, मतलब कितना समय लगता है। आप लोग तरह तरह के आंसर देंगे, लेकिन हमारे पास अभी जो एग्जैक्ट जो इसका मिला है 8 मिनट 20 सेकेंड, है ना। लास्ट टाइम तक हम लोग 16 सेकेंड पढ़ा करते थे, लेकिन अभी एग्जैक्ट जो अपडेट आया है 8 मिनट 20 सेकेंड। आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगला 9 नंबर। बने रहिएगा शुरू से अंत तक, 25 क्वेश्चन है और सब अपने आप में दमदार है ना। द स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड। चंद्रमा के सतह के अध्ययन को क्या बोलते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है जी। आंसर होगा सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी। हर चीज का अध्ययन के विज्ञान का कुछ ना कुछ नाम लॉजी होता है, लॉजी मतलब स्टडी, तो चंद्रमा के अध्ययन के विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, है ना 10 नंबर। द मून टेक्स डैश टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। बोल रहा है कि चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, डैश समय लेती है। चंद्रमा को इतना समय लगता है, डैश समय लगता है। आंसर होगा 29.5 दिन, है ना। एक मिनट, सॉरी 29.5 दिन आंसर विल बी। अच्छा, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि हम सेलेक्ट ही नहीं किए ना वो, इसलिए। चलिए ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा 29.5 दिन। चलिए राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, है ना। आगे अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 11। मून लाइट टेक्स डैश टाइम टू रीच अर्थ सरफेस। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में डैश समय लगता है। बोल रहा है कि आप तो सूर्य का जान गया, चंद्रमा का बताइए कितना समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.26 सेकेंड लगेगा। आंसर विल बी 1.26 सेकेंड, राइट आंसर। क्लियर है। चलिए 12 नंबर आ जाइए। नेक्स्ट 12। डैश इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन आवर सोलर सिस्टम। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। अगर आप माउंट एवरेस्ट सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। और पूरे बोल रहा है डैश हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो उसका नाम है ओलिपस मॉन्स, जो कि मंगल के सतह पे है। ओलिपस मॉन्स, है ना, ओलिपस मॉन्स है मंगल के सतह पे सबसे ऊंचा। इसका ऊंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है 21.9 किलोमीटर, यानी कि 13.6 मील हाइट है इसका। माउंट एवरेस्ट से करीब मतलब 2.5 गुना ऊंचा है, ठीक है ना। चलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 13 नंबर। डैश हैज द लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड। बोल रहा है कि किसका जो है लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड होता है। डैश का घूर्णन काल सबसे लंबा होता है। घूर्णन काल अपने एक्सिस पे मूव करना, तो वेनस यानी कि शुक्र। आंसर क्या होगा, शुक्र। इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा जी, वेनस या शुक्र। चलिए 13 के बाद आ जाइए 14 नंबर। अगर सबसे लंबा बोला है तो सबसे छोटा भी पूछेगा, है ना, सबसे कम भी पूछेगा। तो 14 नंबर, डैश हैज द शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड। तो बोल रहा है कि डैश हैज द शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड, तो आंसर होगा जुपिटर, यानी कि बृहस्पति का जो है घूर्णन काल सबसे छोटा होता है या सबसे कम होता है। आंसर होगा जुपिटर या बृहस्पति। अब हम लोग देख लिए घूर्णन, अब चलते हैं देखते हैं परिक्रमण, है ना। चलिए 15 नंबर। डैश हैज द लॉन्गेस्ट रिवोल्यूशन पीरियड। डैश हैज द लॉन्गेस्ट रिवोल्यूशन पीरियड, तो बोलता है नेपच्यून हैज द लॉन्गेस्ट रिवोल्यूशन पीरियड। मतलब किसका, नेपच्यून यानी अरुण का परिक्रमण काल सबसे लंबा होता है। किसका परिक्रमण काल सबसे लंबा होता है, तो अरुण का, यानी कि नेपच्यून का। आंसर विल बी नेपच्यून। चलिए 15 के बाद आ जाते हैं 16 में हम लोग। 16 नंबर जी, है ना। डैश हैज द शॉर्टेस्ट रिवोल्यूशन पीरियड। मतलब डैश का परिक्रमण काल सबसे छोटा होता है। किसका परिक्रमण काल सबसे छोटा होता है, अगर हम लोग बात करें तो मर्क्यूरी, यानी कि बुध का। बुध का जो है सबसे छोटा ग्रह बोलिए, सबसे नजदीक ग्रह बोलिए, और सबसे छोटा उसका क्या बोलेंगे, परिक्रमण काल। क्या चीज हो जाएगा, मर्क्यूरी यानी कि बुध, सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह होगा वो। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगला पॉइंट 17 नंबर। लूनर इक्लिप्स ऑकर्स ड्यूरिंग। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, मतलब अर्धचंद्र वाले समय में,
फुल मून मतलब पूर्णिमा वाले समय में, न्यू मून मतलब अमावस्या वाले समय में, या कोई नहीं। तो आंसर होगा फुल मून, जिसको ब्लड मून भी कहा जाता है। वो ब्लड मून एकदम दिखेगा उसी टाइम में जो है क्या लगेगा भैया, चंद्रग्रहण लगेगा। और चंद्रग्रहण कब लगेगा जानते हैं, यानी कि चंद्रग्रहण लगने के लिए ये हो गया सन महाराज हो गए, है ना। तो चंद्रग्रहण लगना है, यहाँ पे अर्थ आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे जो है क्या चीज हो जाएगा, मून हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम मून ऐसा बनाए या फिर मून महाराज को ऐसे बनाए, जो भी ये वाला चंदा मामा का है ना, इस शेप को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ये चंदा जैसा ही है ना, चंदा जैसा मून। तो ये लाइट जाता है यहाँ से, जाते जाते जो है ऐसे लाइट जाते रहता है। तो ये वाला पार्ट जो होता है ये डार्कन पार्ट हो जाता है ना, ये डार्कन, ठीक है। और ये जो है लाइटेनिंग हो जाता है ना, लाइटेनिंग पार्ट हो जाता है। तो क्या होता है भाई कि ये बीच में आ जाती है, मतलब बोलता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है घूर्णन के दौरान, परिक्रमण के दौरान, तो उसमें जो होता है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, और इसीलिए जो है चंद्र ग्रहण लगती है। इसी का जस्ट ये होता है कि अगर हम लोग बात करें कि सूर्य और यहाँ पे पृथ्वी हो गई, है ना, ये सन हो गए और ये अर्थ हो गया, इस बीच में मून आ जाएगा। तो इसको तो कोई पृथ्वी ग्रहण तो बोलते नहीं, इसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं, है ना। तो ऐसा हो जाएगा, क्या होगा कि पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, ये पार्ट डार्कन बन जाएगा और ये लाइटेनिंग वाला पार्ट बन जाएगा, है ना, लाइटेनिंग वाला पार्ट बन जाएगा, समझ गए, लाइटेड लाइटेनिंग जो बोलिए, तो ये हो जाएगा। तो ऐसा कब कब होता है ये वाला चीज, तो इसके रिगार्डिंग तो फुल मून हो जाएगा। तो 17 का आंसर आपको क्लियर हुआ, यानी कि कब फुल मून का मतलब होता है क्या चीज, पूर्णिमा, पूर्णिमा के टाइम में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 18, सोलर इक्लिप्स ऑकर्स ड्यूरिंग, बोलता सूर्य ग्रहण कब होता है, जो कि मैंने बताया न्यू मून के समय, है ना। न्यू मून मतलब होता है अमावस्या के समय, है ना। 15 दिन का ये होता है, हमारे यहाँ जो बोलते हैं हम लोग, है ना, जो भी बोलने का भाषा में मतलब इंजोरिया और अनरिया ऐसा वर्ड यूज किया जाता है। 15 डेज का हमारे यहाँ, हमारा अपना भाषा है, हम लोग ऐसा यूज करते हैं, बाकी अपना अपना समझने का है। तो इसका क्या चीज आंसर हो जाएगा, न्यू मून, यानी कि अमावस्या, अमावस्या वाले टाइम में ये लगता है, अक्सर लगने का चांसेस वही होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए हम लोग 19 नंबर, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग, बोलता है कि सूर्य और पृथ्वी का जो डिस्टेंस होता है, जो बोल रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक कब होती है। तो ये टर्म को क्या बोला जाता है कि जब दूरी कम हो जाती है और दूरी बढ़ जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, उससे रिलेटेड बात यहाँ पे हो रहा है ना, समझ रहे हैं ना। कि बोलता है कि भैया सूर्य और पृथ्वी की दूरी कब हो जाती है कम और कब हो जाता है ज्यादा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें एक चीज जो सबसे मेन खास बात है जो हम आपको दिखाएंगे, है ना, यहाँ पे अप हेलियन, यानी कि उसको एक बोलता है ना, कि यहाँ पे अप हेलियन और पेरी हेलियन दो गो वर्ड होता है। तो यहाँ पे बोलता है कि जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम हो जाएगी, जो कि 3 जनवरी को होता है, और इसको बोलते हैं पेरीहेलियन। और जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी ज्यादा हो जाती है, जो कि 4 जुलाई की होती है, तो उसको अपहेलियन। तो क्या बोल रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक कब होती है, तो यानी कि अपहेलियन, यानी कि अपसौर, यानी आंसर होगा अपसौर, अपसौर। 19 के बाद आ जाते हैं हम लोग 20 में, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज शॉर्टेस्ट ड्यूरिंग, पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी सबसे अधिक कब होती है, तो क्या चीज हो जाएगा, पेरीहेलियन हो जाएगा, पेरीहेलियन हो जाएगा, यानी कि उपसौर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, उपसौर, पेरीहेलियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 20 के बाद 21 नंबर, डैश फॉर्म ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स, बोलता है कि डैश जल की बूंदों में प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन के कारण बनते हैं। तो क्या बनते हैं भाई, तो सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, सूर्य का प्रकाश पड़ता है जी, है ना, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, और यहाँ पे जो है ये हमारा अर्थ है ना, और ये सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इसी बीच में क्या होता है, इधर से पानी, बादल महाराज जो है पानी गिराना शुरू कर देते हैं, यहाँ से पानी गिरने लगता है, और जब इस सूर्य की किरणें जो है उस पर पड़ती हैं तो एक रेनबो का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेनबो, है ना, बैजा नीपी नाला भिब्जियोर जो बोलते हैं रेनबो का, 7 रंगी पट्टी का। तो आंसर हो जाएगा रेनबो, रेनबो विल बी द राइट आंसर, है ना, 7 रंगी पट्टी। अब अगला क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे, है ना, नेक्स्ट कि रेनबो कंटेन्स विच 3 प्राइमरी कलर्स, बोलता है इंद्रधनुष में कौन से 3 प्राथमिक रंग होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन होगा, रेड येलो ब्लू होगा। तो आंसर होगा रेड येलो ब्लू, इसका राइट आंसर होगा रेड येलो ब्लू। ये तीनों कलर को जो है वहां के लिए बोला गया कि प्राइमरी कलर होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अगला बात करेंगे 23 नंबर, है ना, कि टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ कोर इज, हमारे पृथ्वी के कोर का तापमान कितना है। तो हमारे पृथ्वी का कोर का अगर तापमान की बात करें तो आंसर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस, या जो भी 6000 सेल्सियस लिखा हुआ है ना। आप अगर आप बात करें सूर्य का तापमान तो उसका भी लगभग यही है, सूर्य का क्रोड का जो अंदर का तापमान होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, है ना, 24 नंबर,
सूर्य की सतह पर तापमान क्या है, देखिए आ गया क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ सन इज, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5600 सेल्सियस, इसका आंसर होगा 5600 डिग्री सेल्सियस, वही 6000 आसपास ही बोलते हैं, तो अपडेटेड डाटा है 5600, है ना। आ जाइए, अब जो है लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 25वां नंबर, द कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, कौन बताएगा जी, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कोई बता सकता है कौन सा है, कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, बताइए कोई बता सकते हैं, कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, है ना, यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यूरेनस हो जाएगा, यानी कि अरुण जो है सबसे ठंडा होगा, अरुण। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, -2 to 4 डिग्री बोला जाता है इसका, है ना, और फारेनहाइट में बोलता है कि -371 डिग्री फारेनहाइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, और आप लोगों का दिन शुभ हो, और अगला चैप्टर भी हम आपको लाइव लेकर के आने का कोशिश करेंगे, देखते हैं कि कितना चैप्टर आपको दे सकते हैं, लाइव ज्यादा हम नहीं लेते, लाइव क्लास जो है कुछ बस जादू दिखाते हैं, बाकी ऑफलाइन पढ़िएगा तो आकर के यहाँ पे हमारा और यहाँ पे जितने सारे टीचर्स हैं सबका लाभ उठा सकते हैं, एक से एक एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो फंडा ही है मल्टीपल टीचर अनलिमिटेड क्लास का, दिन भर क्लासेस कीजिए, है ना, बहुत सारे टीचर से पढ़िए, है ना, तो ये मंदिर में बट रहे प्रसाद जैसा यहाँ पे मिलते रहता है, आप लोग आइए आकर के लाभ उठाइए, आपका ये ऑफलाइन में बहुत सारा मिलेगा, बाकी हम PYQ भी कुछ कुछ डालेंगे, तो आप लोगों को बस हम एक दिखा रहे हैं कि देखिए हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, बाकी ऑफलाइन आएंगे तो पूरा ब्रॉड मिलेगा, अल्टीमेट सॉल्यूशन तो ऑफलाइन ही है दोस्त, है ना। चलिए ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो, खूब एंजॉय कीजिए, खूब आगे बढ़िए, थैंक यू वेरी मच, है ना।